हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और गोल्ड ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी के बारे में। जैसे हमने दो कंपनी पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था टाइटन और एक पढ़ा था हमने डीपी आभूषण। ये दोनों क्या थे, ये अपने अपने बड़े बड़े स्टोर्स खोलते हैं, शोरूम्स खोल रहे हैं और वहां से ज्वेलरी बेचने का काम कर रहे हैं, रिटेलिंग का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक और ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी है हमारे पास जिसका नाम है सेनको गोल्ड। इसका देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरीके का आया, इनका वैल्यूएशन किस तरीके का रहा, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो लगभग लगभग 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, पहले तो हमें जोग्राफिकल सेगमेंटेशन समझना पड़ेगा। जैसे हमें पता है भाई, टाइटन पैन इंडिया फैल गया है, वो पूरे इंडिया में उसका हर स्टेट में स्टोर खुला हुआ है। अगर हम बात करें डीपी आभूषण की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो डीपी आभूषण बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि छोटा सा कंपनी है। अब वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर इन्हीं रीजन्स में प्रेजेंट है। अगर ऐसे ही सेनको के बारे में बात करें, तो सेनको ईस्ट मार्केट की ओरिजिनेटेड कंपनी है। वो लोग कोलकाता से स्टार्ट हुए थे और अभी भी उनका ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर ही है और वो लोग एक्सपैंड भी वहीं करना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल पे ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब हम कोलकाता में घुसे, अब कोलकाता के आसपास के रीजन में हम नए 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 स्टोर खोलेंगे। और ये लोग दोनों तरीके से स्टोर खोलते हैं, चाहे आपका कोको मॉडल हो चाहे कोको मॉडल हो, मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड या फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, दोनों तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये चीज हमने देख ली। अगर हम बात करें इनके स्टोर एक्सपेंशन रेट की, तो कोई बहुत खास रहा नहीं इस कंपनी का। इस कंपनी का रिजल्ट काफी टाइम से ठंडा आ रहा है। अगर हम देखें, जो ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें बहुत सारे टेलविंड्स है, बहुत अच्छा कर रहा है, सारी की सारी कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है। बट उतना अच्छा रिजल्ट इस कंपनी का हमें आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें देश का सबसे बड़ा रिटेलर टाइटन के बारे में, तो टाइटन का इतना बड़ा बेस हो चुका है, वो इतना एक्सपेंशन कर चुका है, उसके बाद भी 26% के आसपास का ग्रोथ लेके आता है। और अगर हम इनके बारे में बात करें, तो ये लोग क्वार्टर 2 में लेके आए सिर्फ और सिर्फ 28% के आसपास का ग्रोथ। मतलब आपने उतनी बड़ी कंपनी को कोई बहुत बड़े पेस पे आउट परफॉर्म ही नहीं कर पाए। अगर हम बाकी कंपनियां देखें, जैसे हमने डीपी आभूषण पढ़ा था, डीपी आभूषण वॉज ग्रोइंग इट सेल्स एट रफली 40-50% के आसपास पे। जो आपका कल्याण है, कल्याण भी 50% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आ जाए, अगर हम बात करें स्काई गोल्ड के बारे में, जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो अपनी सेल को डबल कर रहा है, वो 100% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। तो उतना अच्छा इनका रिजल्ट आ नहीं पा रहा और इसी वजह से हम देखेंगे स्टोर एक्सपेंशन में कुछ ढंग का हो नहीं रहा। अगर हम बात करें कंपनी के गाइडेंस के बारे में, तो गाइडेंस भी उतना ही ठंडा है। अब कंपनी गाइडेंस देके चलती है कि हम अपनी सेल को ग्रो करेंगे बिटवीन 15 to 18% के आसपास से, तो 15 से 18%, मोटा मोटी 20% के आसपास का ये लोग टॉप लाइन अज्यूम कर रहे हैं और अपना बॉटम लाइन को भी उसी के आसपास मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब ना तो ये अपना ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा पा रहे हैं, मतलब मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में भी बात नहीं कर रहे और कोई धमाकेदार टॉप लाइन ग्रोथ के बारे में भी बात नहीं कर रहे। मोटा मोटी कंपनी ये कहना चाह रही है कि हम अपनी सेल को 4 साल में डबल करेंगे। तो जो FY 24 का सेल था, उसका टॉप लाइन को हम डबल कर देंगे इन FY 28। तो ये कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, जबकि आप एक ऐसे सेगमेंट में हो, एक ऐसे सेक्टर में हो जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम इनके थोड़े बहुत नंबर्स देखने जाएं, तो इस क्वार्टर में कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ रहा। अब देखो, ये एक एक चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा, हिस्टोरिकली इनका Q2 एक अच्छा क्वार्टर नहीं रहता है, बट इस बार रहा। बट कोई बहुत तगड़ा इन्होंने आउट परफॉर्मेंस शो नहीं किया इन कंपैरिजन टू पीयर्स। इनके हिसाब से क्वार्टर अच्छा था, मगर अगर अगर बाकी पीयर ग्रुप कंपनीज के बारे में देखेंगे, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता हुआ देखने को मिला है। अगर हम बात करें, 28% के आसपास का हमें टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिला और 42% के आसपास का हमें पैट में ग्रोथ देखने को मिला, मतलब थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। बट उसमें एक अदर इनका कंपोनेंट था, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बट अगर मोटा मोटी समझे, तो आप सिर्फ 28% के आसपास पे ग्रो कर रहे हो और 28% का ग्रोथ कोई बहुत धमाकेदार ग्रोथ नहीं है इस सेक्टर में, जब आपसे बड़ी बड़ी कंपनी आपसे ज्यादा ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। जैसे कि हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कल्याण का। कल्याण अपनी सेल्स को 45-50% के आसपास पे बढ़ा रहा है और वो उसको इतने बड़े बेस के ऊपर बढ़ा रहा है। इनका तो इतना बड़ा बेस भी नहीं है, तो हमें ज्यादा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि देखो, पैसा तो उसी कंपनी में बनेगा जो उस सेक्टर का लीडर होगा, और लीडर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज। अगर साइज के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास एक ही लीडर है, दैट इज टाइटन। बट अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, जो सबसे ज्यादा पेस पे कंपनी ग्रो करेगा एक पर्टिकुलर सेक्टर में, वही उस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन लेके जाएगा। उस सेक्टर का सबसे प्रीमियम कंपनी, सबसे अच्छा कंपनी वही कहलाएगा। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़े से मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, ज्यादातर जो भी ग्रोथ आया वो आया आपका वैल्यू के टर्म्स में। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं आया, वॉल्यूम ग्रोथ आया लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आया। तो देखो,
हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है वैल्यू ग्रोथ, एक है वॉल्यूम ग्रोथ। मतलब एक तो आप ज़्यादा बेचो और एक आप महँगा बेचो। तो इन्होंने महँगे बेचने वाला काम ज़्यादा किया, इसीलिए हम देख रहे हैं इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी ऊपर जा रहा है। जो पहले 30,000, 35,000, 35,000 के लगभग रहता था, वो अब बढ़ के 47,000 के आसपास का इनका एवरेज सेलिंग प्राइस पहुँच गया। एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो इन्होंने अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रजिस्टर किया 20% का Q2 में। ये एक अच्छा ग्रोथ नंबर है, बट कंपनी कह रही है दिस इज नॉट सस्टेनेबल। हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये वापस गिर के रह जाएगा 10-12% के आसपास का। तो अब देखो, जो कंपनी ने 18% का गाइडेंस दिया, उसको हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको 18% के आसपास का ग्रोथ लेके आना है। आप कह रहे हो 12% के आसपास का आपका पुराने जो स्टोर खुले हुए हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज एट 12%। तो 12% तो यहीं से आ गया। जो एडिशनल 6% है, ये आएगा आपके नए स्टोर खोलने से। तो कंपनी इससे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि हम अपना जो स्टोर एक्सपेंशन रेट है, उसको रखेंगे 6% के आसपास, 5 to 6% के आसपास। और अगर अभी हम बात करें, इनके लगभग लगभग 166 167 स्टोर्स के आसपास है। तो 166 167 स्टोर्स पे अगर आप तो अगर आप 166 167 स्टोर्स के ऊपर अगर आप 5 से 6% के आसपास का ग्रोथ अज्यूम करोगे, तो आपको मोटा मोटी पता चलेगा कि आप टारगेट कर रहे हो रफली रफली 10 स्टोर ओपनिंग इन द होल ईयर। और ये कोई बहुत अच्छा नंबर है नहीं। अगर हम बात करें H1 की, तो H1 में ये लोग ऑलरेडी ऑलरेडी 8 स्टोर खोल चुके हैं। एक स्टोर इस क्वार्टर में खोला और 7 स्टोर पिछले क्वार्टर में खोले थे। तो अब उस नंबर को तो शायद ये लोग क्रॉस कर जाएंगे, बट कोई बहुत एग्रेसिव कंपनी ये बन के दिखा नहीं रहा है। ये अपने आप को बहुत एग्रेसिवली मार्केट में पोजीशन नहीं कर रहा है। ये आराम-आराम से तसल्ली से चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन इनके दिमाग में है भी। अगर हम थोड़ा-सा इनका जैसे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में बात करी थी, तो अभी भी ये ईस्टर्न मार्केट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ईस्टर्न और नॉर्दर्न मार्केट में। तो अगर ये लोग 10 स्टोर खोलते हैं, तो 10 में से 6 स्टोर खोलते हैं ईस्टर्न मार्केट्स में, 2 स्टोर खोलते हैं आपके नॉर्दर्न मार्केट्स में, और जो बचे हुए 2 स्टोर हैं, वो आपके वेस्टर्न और सदर्न मार्केट में खुलते हैं। तो ठीक है, कंपनी जहाँ पर इनका पहले से एक्सपर्टीज़ था, जिस ज्योग्राफी को ये लोग पहले से जान रहे थे, वहीं पर ज़्यादा स्टोर खोलना चाह रही है, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, इसके अलावा कंपनी ने 2 नंबर्स और दिए, उनके बारे में भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो कंपनी ने कहा कि जो लोग अब हमारी दुकान में गोल्ड लेके आ रहे हैं, वो दूसरे ज्वेलर का कितना लेके आ रहे हैं, ये देखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि लोग अपना पुराना ज्वेलर छोड़ के सेनको के पास आ रहे हैं, क्योंकि देखो, अगर आप एक ज्वेलर से रिलेशन बनाते हो ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। तो अगर कोई आज की डेट में सेनको का कस्टमर बन गया, तो वो कस्टमर इनके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसने आज ज्वेलरी खरीदी सेनको से और फिर कल को वो चला गया, वो टाइटन के पास चला गया, फिर परसों उठ के वो कल्याण के पास चला गया, फिर अगले दिन उठ के वो मलाबार के पास चला गया। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो अगर हम देखें, तो जो इनके पास गोल्ड एक्सचेंज के लिए आ रहा है, वो 62% ऐसा गोल्ड है जो सेनको ने नहीं बेचा, वो किसी दूसरे प्लेयर ने बेचा है। चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का हो। तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आप वहां से मार्केट शेयर खींच रहे हो, या तो आप दूसरी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मार्केट शेयर खींच रहे हो, या आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से मार्केट शेयर खींच के कस्टमर रिटेंशन कर पा रहे हो, अपने अपने पास कस्टमर को लेके आ पा रहे हो। एक अच्छी चीज। दूसरा चीज, इन्होंने Q3 के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि अक्टूबर के मंथ में इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स किया और 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल कर दिया। अब इस नंबर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें पिछले Q3 FY24 के बारे में, आज हम बैठे हैं Q2 FY25 में। अब हम बात कर रहे हैं Q3 FY24 के बारे में। अगर उस साल का हम उस क्वार्टर का, पिछले साल का Q3 का अगर हम सेल्स का फिगर देखें, तो लगभग लगभग इन्होंने 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास का सेल किया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो Q3 आने वाले, जो अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें से 1,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन तो आपका अक्टूबर वाले महीने में ही हो गया। क्योंकि इस बार देखो, आपको देखने को मिलेगा कि अभी ये बहुत लंबा वेडिंग सीजन है, तो इन्होंने थोड़ा सा वेडिंग सीजन अगले क्वार्टर का गाइडेंस अभी से दे दिया। तो अगर आप 1,000 करोड़ ऑलरेडी एक महीने में करके बैठे हो, और आपने पिछले साल 1500 करोड़ किया था, तो अगर हम अज्यूम करके चलें कि भाई आपने 500 करोड़ हर महीने इक्वली किया था, तो 500 करोड़ 3 महीने मतलब 1500 करोड़, वो हो गया आपका लास्ट लास्ट ईयर का Q3 FY24 के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपने बता दिया हमने पहली महीने में 1,000 करोड़ कर लिया, अज्यूमिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ 20%। बिल्कुल एकदम जो कंपनी कह रहा है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो अगर हम बात करें अगले 2 महीने में आप कितना कर सकते हो, तो 500 500 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ पे अगर हम
20% का ग्रोथ लेके आए तो 1200 प्लस 1000 करोड़ जो आपका अक्टूबर के महीने में सेल किया था आपने। तो 2200 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका सेल आएगा इन द नेक्स्ट क्वार्टर Q3 FY25 में। ये लोग नंबर पोस्ट करेंगे लगभग लगभग 2000 से 2200 करोड़ रुपए के आसपास का सेल का नंबर इन लोगों को पोस्ट करना चाहिए, जो कंपनी गाइडेंस दिया, जो कंपनी ने इनडायरेक्ट तरीके से हमें इंडिकेट करने का कोशिश किया। अगर हम उस नंबर को लेके चलें, उस नंबर को अगर हम लेके चलें तो हमें पता चलेगा दैट इज ग्रोथ ऑफ रफली 35-36% ओवर वाई लेवल। ये बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये इस चीज को डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर जैसे अभी भी कंपनी बहुत हेजिटेंट है इन गिविंग अ गुड गाइडेंस, अगर कंपनी अच्छा गाइडेंस देने में डर रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चीजें लग रही हैं। अगर जिस हिसाब से कंपनी ने 1000 करोड़ बता दिया और अगर हम जो कंपनी कह रहा है, कंपनी 20% कह रहा है, हमने 20% के हिसाब से कैलकुलेशन करा तो हमें वाई लेवल पे 35% के आसपास का ग्रोथ फिगर देखने को मिलता है। उसके बाद भी कंपनी कह रहा है कि हम साल में सिर्फ 18% के आसपास पे ग्रो करेंगे। एटलीस्ट जो कॉन कॉल हुआ था, कॉन कॉल में भी सारे के सारे एनालिस्ट का यही कहना था कि आप एटलीस्ट अपने गाइडेंस को रिवाइज करो, क्योंकि 18% का ग्रोथ आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसका मतलब या तो आपका अगले दो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कोई नाम मात्र का ग्रोथ आएगा, कोई मोटा ग्रोथ आएगा ही नहीं। तो आप क्या यह इंडिकेट करना चाह रहे हो? बट मैनेजमेंट का कहना है नहीं, अभी भी हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव चलना चाह रहे हैं। बट वो जो चीज मेरे हिसाब से अच्छी है नहीं, ये चीज हमें समझ के चलनी पड़ेगी। चलो ये भी हमने देख लिया। अच्छा, अब और एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम देखें इनका गोल्ड मेटल लोन्स के बारे में, तो इन्होंने अपना एक और टारगेट अचीव कर लिया। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि हम ये वाला क्वार्टर एंड करेंगे विद 85% गोल्ड हेज। तो देखो क्या होता है यहाँ पर जो भी आपका गोल्ड है उसको आप हेज करके रखते हो विद द हेल्प ऑफ गोल्ड मेटल लोन। तो अगर आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता और नीचे आता है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो इसी वजह से जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा हेज्ड है वो ज्यादा प्रॉफिट बना पाती है। जैसे अभी हमने देखा था स्काई गोल्ड के केस में, देखा था स्काई गोल्ड में देखा था या हमने देखा था किसी एक और कंपनी में हमने देखा था, वो भी अपने गोल्ड मेटल लोन्स की हेल्प से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को नीचे लेके आना चाह रहे थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है विद 85% गोल्ड मेटल लोन कवरेज। तो एक और अच्छी चीज है मोटा मोटी सेंको के बारे में। अभी इनका बीच में एक आईटी रेड वाला चक्कर हुआ था, उससे कुछ उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं। कंपनी के एंड से कहा कि भाई हमारी तरफ से सब क्लियर है और कोई भी नोटिस आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, मोटा मोटी यही थी कहानी सेंको गोल्ड के बारे में। अब अगर हम देखने जाएं जो नंबर्स कंपनी क्लेम कर रही है और अभी तक जो नंबर्स कंपनी ने डिलीवर करे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो वो काफी मतलब थोड़ा सा भी नहीं, काफी बड़ा फर्क है। अगर हम बात करें बाकी पूरा का पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है रफली रफली 30 32 33% के आसपास का, अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट निकाल के चले, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर ही जो तनिष्क है, जो टाइटन है, वही बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 26-27%। तो हमें थोड़े से ज्यादा ग्रोथ रेट की उम्मीद है। और उसके बाद ये कंपनी थोड़ा सा ये आईटी रेट वाले सिचुएशन में भी फंसा हुआ है। तो चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी सेंको गोल्ड के बारे में। एक और गोल्ड रिटेलिंग कंपनी हमने कवर कर लिया। अभी के लिए चाहिए रखते हैं। थैंक यू।